दोस्तों, जैसा कि मैंने दो टॉपिक लिखा है आपके सामने कि दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। पहला ये कि केरल की मदद और हिंदुस्तान के अंदर में डेटा का खेल। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं सोच रहा था आप लोगों से बात करूं। इसके बारे में बात करना, लोगों को अवेयर करना, इंफॉर्मेशन पास करना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारी बातें ये होती हैं कि इंसान तक पहुंच नहीं पाती हैं, आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, मीडिया वहां तक पहुंचाती नहीं है ईमानदारी से। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सही इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, लोगों तक पहुँचाया जाए। वरना फिर वो खेल जो आईटी सेल वाले करते हैं और एक वो चीज़ जो किसी आम इंसान के अज्ञानता की वजह से हो, ये दोनों चीज़ें हैं, खतरनाक होती हैं। पहली चीज़ कि आप किसी आईटी सेल वाले के शिकार हो जाए, और दूसरी चीज़ अज्ञानता पालते रहें। ये दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और इसका कम्बिनेशन हमारे देश के अंदर में बड़ी आम हो चुका है। यानी एक तरफ गलत इन्फॉर्मेशन का प्रवाह, दूसरे तरफ जाहिलियत, दोनों मिलके इतने स्ट्रांग बॉन्ड बना चुके हैं कि देश को गलत रास्ते पे लेके चले जाएंगे। फिर वहाँ पर हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये एक लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई बात होती है या कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी गवर्नमेंट पर या किसी पॉलिटिकल पार्टीज पर या किसी नेता पर या किसी खास विशेष व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का कोई बात लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये होता है एक जागरूक नागरिक का, एक समझदार, एक पढ़े लिखे इंसान का, एक भारतीय नागरिक का, सच्चे भारतीय नागरिक का, कि वो लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए और लेटेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन गलत पहुंचे या लोगों को मिसगाइड किया जाए या लोगों को मिसलीड किया जाए। तो हालांकि मैं जानता हूं आज ईद है, बहुत सारे लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का एक कोना ऐसा भी है जहां पर ईद की खुशियां बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आज किसी प्रकार का कोई खुशी गम वगैरह नहीं काम करेगा। केरला की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है कि केरला में जिस प्रकार की आपदा आई है, वहाँ पर हम सब भारतीयों को एक साथ होकर मिलजुल कर मदद करने की ज़रूरत है। चाहे जिस प्रकार से आप करें, कम से कम एक पॉजिटिव सोच के साथ, दुआ के साथ उसकी मदद करें। जो लोग फाइनेंशियली मदद करते हैं उससे करें, जो खाने पीने से मदद कर सकते हैं उससे करें, जो लोग जिस प्रकार से कपड़े से मदद कर सकते हैं, जैसे भी, मतलब आपको पता है हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई राज्य बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इससे पहले उत्तराखंड में कितने भयंकर आते हैं, बिहार में जो हम लोग ऑलमोस्ट हर साल झेलते हैं कोसी नदी की वजह से, आज केरल में देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर में कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो इसको ये संदेश भी देती है साथ ही साथ कि देखो इंसान कितना इंसानियत के प्रति काम आ रहा है। ठीक है, और यही सच्चाई है। प्रीति जी नमस्कार, कैसी हैं? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ रह गई है राजनीति के चक्कर में। बिल्कुल, एक अभी भाई का पोस्ट था थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से लोग राजनीति के चक्कर में ऐसे आ गए हैं कि वो अपने इंसान होने के बावजूद दूसरे इंसान के मौत की दुआ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी की सोच शायद पॉलिटिकली वो आपसे डिफरेंट है, अलग है। ये बड़ी ही बेशर्मी, मुझे तो इस बेशर्म लोगों को, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो किस मुंह से फिर किसी दूसरे पार्टियों को या पॉलिटिक्स को में या दूसरे राजा रजवाड़ के ज़माने में जब जब प्रांत की लड़ाइयाँ होती थी, जब सीमाओं की लड़ाइयाँ होती थी, तो उसको गलत कहते हैं। वो तो फिर भी अपने किसी मकसद के लिए लड़ाई करते थे और लोगों को मार दिया करते थे, है ना। तो अगर अगर आज के ये लोग, आज इस लोकतंत्र में जिसके पास धर्म भी आज़ाद है, हर तरीके से लोगों को, नमस्ते नमस्कार अनुपम भाई, हर तरीके के आज़ादी होने के बावजूद भी अगर हम किसी केरल के लोग या किसी दूसरे राज्य के लोग जो आपसे आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली आपसे डिफरेंस रखते हैं, हम उसके मरने की दुआ करें या उनके बर्बाद होने की दुआ करें, तो मुझे लगता है उससे गंदा इंसान जहनियत का कोई दुनिया में नहीं हो सकता, उससे घटिया इंसान कोई भी नहीं हो सकता। खैर, मेरा अभी लाइव आने का मकसद सिर्फ ये था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले पोस्ट किया है कि केंद्र सरकार ना ही मदद कर रही है केरल की और ना ही मदद करने दे रही है केरल बाहर से या जो भी लोग मदद करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जो केरल में जो ये नेचुरल डिज़ास्टर आया है, ये लगभग 100 सालों के बाद से इस प्रकार के कोई चीज़ देखने को मिली है अपने देश के अंदर में। बलजिंदर जी नमस्ते, कैसी हैं? अभी भाईजान गुड मॉर्निंग। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटी देखने को मिली है लगभग 100 सालों के बाद, 1924 में एक बार आया था ये, उस प्रकार से इतना भयंकर तरीके से अभी आया है, जो कि मुझे लगता है कि ये एक संदेश है हम सब भारतीयों को एक होने का, दिखाने का कि डाइवर्सिटीज़ में भी यूनिटी किस प्रकार से है।
तो मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था जो अभी अभी पहले, आधा घंटा पहले, 3:55 पे 21 अगस्त को एनडीटीवी पर, मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूं ताकि कुछ लोग भाई को, जैसे अनुपम भाई थे, उन्होंने कमेंट किया मेरे पोस्ट पर कि रफीक भाई गलत न्यूज़ है, शायद आप प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। तो अनुपम भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातों से हर्ट हुआ या फिर मुझे बुरा लगा कोई बात, लेकिन अक्सर होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जब इंसान के पास नहीं होती है तो उसको अगले की बात गलत लगती है, या फिर आप अपने जो एक्सपीरियंस से बातें करते हैं, या अभी डांडिया भाई अपने एक्सपीरियंस से जो बातें करते हैं जो हम अपनी जवानी तक नहीं एक्सपीरियंस किए हैं, तो मुझे आपकी बात या अभी भाई की बातें बकवास लगेंगी, या लगेंगी कि यार यार क्या बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उस पड़ाव में हम आएंगे, तो हमें वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, तो लगेगा कि हाँ, जो बातें वो कहा करते थे सही कहा करते थे। ठीक है, तो ये जो मैंने कमेंट किया है, आपने पिन मैंने कर दिया है पोस्ट को, उसमें ये कहा गया है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात की पुष्टि की है कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि यूएई 700 करोड़ दे रहा है, या कतर कितने करोड़ दे रहा है, या दूसरे देशों से लोग मदद जो भेज रहे हैं वो कितना आया है। मैं इसलिए इस इंफॉर्मेशन को कह रहा था कि अभी अभी देखिए, ये सामने साफ लिखा हुआ है कि वाई सेंटर माइट नॉट एक्सेप्ट यूएई 700 करोड़ ऑफर फॉर केरला। अब आपको पता होना चाहिए कि केरला में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, और किस प्रकार से एक राइवलरी जो है, जो चलती है पूरे हर तरीके से, है ना। नहीं अभी भाई, बूढ़ा नहीं कहा, लेकिन हमसे तो उम्र में ज़्यादा है, एक्सपीरियंस लाइफ की तो ज़्यादा ही है आपकी, है ना। तो मैं उस लिहाज से मैंने बात कही। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिर कोई एक विदेशी कंपनी या कंट्री के लोग, जहां पर हमारे भारतीय सबसे ज़्यादा कमाते हैं, केरल के सबसे ज़्यादा लोग हैं यूएई में, कतर में, चाहे दूसरे कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में, कहीं भी, वहां की सरकार अगर मदद करना चाहती है तो क्यों भारतीय गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? ये कोई मैं पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं, अगर अनुपम भाई अगर आप देख रहे हैं तो ना ही मेरे ये कुछ, ये बिल्कुल मैं अभी की खबर बता रहा हूं। मैं आपको दिखा देता हूं भी हूँ, कमेंट मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या है। ये देखिए, वाई सेंटर माइट नॉट एक्सेप्ट यूएई 700 करोड़ ऑफर फॉर केरला। ये इंफॉर्मेशन है 21 अगस्त का 2018। ठीक है, समय भी देख लीजिए। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन होती है अनुपम भाई, आमतौर पर मैं कहीं से पढ़ता हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं, उसके बाद से ही बात करता हूं। तो देखिए, नो डाउट कि भारत सरकार भी मदद कर रही है, और ये कोई एहसान नहीं है, दिस इज देयर ड्यूटी, ये भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों ने भी बहुत सारी मदद करी, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई इस तरीके से मदद किया इन लोगों ने। तो ये तो अच्छी बात है, ये हमारे भारतीय नागरिक, हमारे अभिन्न अंग हैं जो जिनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अब बाहर से नहीं मदद होने देने का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि सीएम के जो कमेटी थी वहाँ की, उन्होंने एसेस किया था कि कितने हमारे पैसे का नुकसान और जान माल का नुकसान हुआ था, तो 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ठीक है, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए से लेकर 1400 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है ना। जिसकी भरपाई धीरे धीरे होगी, जिस प्रकार से भी हो, चाहे भारत सरकार करे या कोई और करे। तो जिसमें से 500 करोड़ भारत सरकार नहीं दिया है, बाकी जो भी है कि अगल अगल के जो हमारे राज्य हैं उन लोगों ने मदद करी। अभी भी बहुत सारे मदद की ज़रूरत है, जो कि हम सबको मिलकर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आखिर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे न्यूज़ में, इवन कि जिस देश से मदद आ रही है वहाँ के ऑफिशियल न्यूज़ में ये खबरें आ गई हैं कि यहाँ से इतनी मदद जा रही है, यहाँ से उतनी मदद, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है कि हमारे पास इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल बातें भी हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि जब आप लोगों को पता होगा कि जब कहीं नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ पर पैसे को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, अपने पॉकेट के लिए भी और सामाजिक कार्य के लिए भी। तो मुझे लगता है कि एक जो अमाउंट बड़ा आ रहा है बाहर से, उसमें कहीं ना कहीं किसी की हिस्सेदारी की बात हो सकती है, जिसकी वजह से मामला कहीं ना कहीं अटक रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई केरल की, जिसमें हम सबको मिलजुल के मदद करने की ज़रूरत है। और
अगर इस तरह की बात है कि सरकार रोक रही है कि बाहर से पैसा जो मदद करने के लिए लोग भेज रहे हैं या किसी भी प्रकार से मदद भेज रहे हैं उसको तंग किया जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोगों को ये आंख बंद करके अंधभक्त की तरह यकीन कर लेना कि नहीं 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 जो सरकार कर रही है वो ठीक ही कर रही है, और दूसरे चैनल को या किसी चैनल को प्रोपेगेंडिस्ट बता दिया जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक समझदार इंसान और नागरिक की पहचान है। ठीक है, जब बात निकल ली तो उसको इंश्योर कर लीजिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इंफॉर्मेशन रिलीज करने दीजिए ऑफिशियली कि हाँ मदद आई है और हमने एक्सेप्ट किया है, मदद करने दीजिए। ठीक है, तो हम सब के बिल्कुल प्रमोद भाई सभी का कर्तव्य बनता है हर प्रकार से जिससे भी जितना बन सके। मैंने दूसरा टॉपिक लिखा था डेटा का खेल। अभी अभी आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बातें सामने आई थी, आपको पता होगा जब फेसबुक का वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मैटर सामने आया था। यूके बेस्ड कंपनी है जो कि फेसबुक से इंफॉर्मेशन निकाल के वो किस प्रकार से लोगों की प्रोफाइलिंग करके वो इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो इलेक्शन को प्रभावित करना आजकल एक बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। रशिया भी बहुत सारे चीज़ों पे लेकर हमारे साथ इंटरेस्टेड है हमारे देश में, यहाँ के इलेक्शन में। और आपको ब्रेक्सिट जब हुआ था, पोल जब आपको पता होगा इंग्लैंड में, तो उसमें भी किस प्रकार से ये डेटा का इंफॉर्मेशन लेकर उसको प्रभावित किया गया था, ये दुनिया जानती है। फेसबुक के भी मैटर को आपने देखा होगा कि फेसबुक में किस प्रकार से डेटा निकाल के इवन कि फेसबुक के मालिक को भी वहाँ के जवाब देना पड़ा था लोगों के सामने बैठकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अभी ये खबर आई है, बड़ी ही ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पता चला है कि भारत सरकार की जो पेट्रोलियम कंपनी है वो आजकल एक इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही है। लगभग अपने 56,000 भारत में जो टोटल ऑफिशियली जो पेट्रोल स्टेशन हैं उसमें नंबर ऑफ पेट्रोल स्टेशन जो डीलर हैं उनके जो नंबर हैं वो है टोटल 59,000 है। ठीक है, एक चिट्ठी इन सभी के पास आई है। कहां से आई है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से लगभग 59,000 डीलर के पास ये इंफॉर्मेशन गई है कि आप लोगों को जितने भी आपके पास कस्टमर आते हैं, सोचिएगा आप दो चीज़ें ध्यान में रख के सोचिएगा। जो लोग जानकार हैं इस बारे में जानते हैं कि भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक ये किया था कि भारतीय नागरिक की यह अधिकार है कि वो अपने निजता की जो प्राइवेसी का जो अधिकार है वो हर एक भारतीय के नागरिक की का अधिकार है। ठीक है, यानी कि आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन वो ऐसे ही किसी को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, ऐसे ही आम नहीं किया जा सकता, ये भी आपके एक अधिकार में से आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सोचिएगा इस बारे में कि अभी इन लोगों ने ये सरकारी 3 पेट्रोलियम कंपनी ने 59,000 अपने डीलर को ये चिट्ठी देख के बोला है कि अपने कस्टमर के जाति, धर्म और किस कंस्टिट्यूएंसी के हैं इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। अदरवाइज अगर नहीं करते हैं आप तो आपके कंपनी, आपके डीलरशिप को खत्म कर दिया जाएगा या आपके पास ऑयल नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ये चीज एक बहुत बड़ा बवाल का मैटर बना हुआ है अपने देश के अंदर में। ठीक है, चौधरी राजपाल भाई, मैं बिल्कुल इस बारे में भी बात करूंगा, लेकिन वो उसी डेटा पे मैं बात कर रहा हूं कि क्यों भारतीय 3 कंपनी जो है तेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है देश के अंदर में, वो क्यों इस तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रही है। सिर्फ वो इसलिए कि जब आपके जात और धर्म और आपकी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में पता चलेगा तो वो आपके बारे में और आपके उस एरिया के बारे में इलेक्शन किस प्रकार से प्रभावित किया जा सके, वो इसके बारे में डेटा गैदर करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके उस पर एक वो लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिस प्रकार से ब्रेक्सिट एग्जिट पोल में हुआ था। तो वहां पर इससे क्या होगा कि जैसे आपने पूछा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, वहां पर जो आबादी है हमारे 70% हिंदू भाई हैं, 20% मुस्लिम है, 10% ये हैं। वहां पे मान लीजिए 500 पेट्रोल स्टेशन है, 500 नहीं 50 पेट्रोल स्टेशन है। उस पेट्रोल स्टेशन पे मान लीजिए एक पेट्रोल स्टेशन ऐसा है जहां पर 90% जो है 90% जो है वो हिंदू भाई हमारे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। ठीक है, वो किस जाति के हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा कार्ड आपका जो बना हुआ है आधार कार्ड, उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके पास मेंशन होंगी, ऑलरेडी होगा उसमें जहां तक मुझे पता है।
वो इंफॉर्मेशन आपको, वो कंपनी को क्यों चाहिए, कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन को क्यों चाहिए, क्यों इनका डेटा चाहिए, ये इसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है कि क्यों ये डेटा की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसमें डेटा माइनिंग जो हो रही है उसमें कुछ बातें हैं जो छुप कर हो रही हैं और बताने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन जो दुनिया में ट्रेंड देखने को मिला है, जिस प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित किया गया है, जिस प्रकार से आपके इंफॉर्मेशन की चोरी की गई है, वो भारत में हो जाना बहुत आम बात हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के उतने लोग अभी अवेयर नहीं हैं डेटा का क्या किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। उस प्रोफाइलिंग बनाने का मतलब ये होता है चौधरी साहब कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं फेसबुक खोल के देख रहा हूँ। फेसबुक में हमने ये देखा कि सामने कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी, और मैंने उसको पूरा देखा, बड़े मजे में देखा कि अरे बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है या कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा, देखते हैं पूरा। तो वो डेटा जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है, वो बैकएंड में जाता है कि रफीक अहमद नाम का प्रोफाइल वो एंटी बीजेपी या कांग्रेस, प्रो कांग्रेस या एंटी कांग्रेस की चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बाद से क्या होगा आप देखिएगा, फौरन से जब भी आप कोई यूट्यूब पे मूवी देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो जैसे वो वीडियो खत्म होता है ने वो आपके फौरन से आता है सजेस्टेड आता है कि आप ये भी देखना पसंद करेंगे। मान लीजिए कोई आपने गाना देखा शाहरुख खान का, वो शाहरुख खान का गाना जैसे खत्म होता है वो दूसरा आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये भी शाहरुख खान का। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो बैठ के काम करता है मशीन के साथ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस पर काम करता है, वो ये पता करता है कि आप किस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं और वो उसी तरह की चीजों को आपको सामने लाकर देगा। वही काम फेसबुक के जरिए या दूसरे सोशल मीडिया के जरिए वो बैठे हुए जो कंपनी के मालिक लोग हैं वो पीआर का काम करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि मोदी जी आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मेरे पास 5 करोड़ मेरे पास डेटा है, लगभग 50 अलग अलग जिलों के, और इस तरह के मूड के लोग हैं, मैं आपका प्रचार प्रसार इस तरह के इलाके में इस तरीके से कर सकता हूं। तो यहां पर यही खेल शुरू होता है, इसी डेटा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके इंटरेस्ट, आपने देखा होगा कि फेसबुक पे अक्सर एक लिंक आता है कि आप पुराने जमाने में कैसे दिखेंगे या आप कौन से शाहरुख खान, आपका शक्ल किस हीरो से मिलता जुलता है, आप क्लिक करते जाते हैं एलाउ एलाउ एलाउ, यानी कि आप अधिकार देते हैं कि आपका डेटा को एक्सेस करे वो। फिर आता है रिजल्ट कि हाँ आप पिछले जमाने में आप एक बड़े ही महान योद्धा हुआ करते थे, फेसबुक पे अक्सर आपने देखा होगा। आखिर अलाउ करने का क्या मतलब है, ये सारा इंफॉर्मेशन कहां जाता है? ये वही सारी कंपनियां होती हैं जो आपके फेसबुक से आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल के वो दूसरे कंपनियों को बेचती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहा जो अभी ये मामला बड़ा गरमाया है, जो शायद लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है कि पेट्रोलियम कंपनी जो है वो किस प्रकार से ये क्यों मांग रही है इंफॉर्मेशन किसी डीलर से। डीलर लोगों ने इसका विरोध किया है कि भैया आप मेरे कस्टमर या आप हमारे डीलर के जाति, धर्म और कंस्टिट्यूंसी को क्यों जानना चाहते हैं? आपका कोई प्रोटोकॉल है, आपका कोई इंफॉर्मेशन, आपका जैसे मुझे डीलरशिप लेना है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो बताइए आपको हमारे जात धर्म से क्या मतलब है। तो उसी बात को लेकर बहस हो रही है और जो कंपनी है सरकारी वो ये दे रही है दलील कि हमें भारत सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे प्रोग्राम है, स्किल्ड प्रोग्राम है, उसके तहत कुछ काम करने हैं। तो भैया आपको किसी को स्किलफुल बनाने के लिए उसके जाति, उसके धर्म और उसके कंस्टिट्यूएंसी की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ डेटा निकालने की जरूरत आ रही है कि कौन से गाड़ी वाले लोग किस तरह के धर्म, किस तरह के जात, किस तरह के कंस्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं। मुझे तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा है। बाकी आने वाला कल बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस प्रकार के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बाकी सारा आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो तो आधार कार्ड में तो है ही, और आधार कार्ड किस प्रकार से सुरक्षित है, उसका इस्तेमाल कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कानून का कोई डर है कि नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के अंदर में ऊपर वाला ही उसका मालिक है ना। सुप्रीम कोर्ट का आभारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतना रूलिंग दे दिया था कि निजता का अधिकार हर एक भारतीय का अधिकार है ना।
बिल्कुल, ये डेटा इन्फो मैंने जो इसीलिए मैंने शुरुआत फेसबुक के उस मैटर से करी थी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, और ब्रेक्सिट का जो इलेक्शन होना था उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें उसमें प्रभावित की गई थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, एक आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में कि किस प्रकार से जो रशिया है वो हमारे देश के इलेक्शन में बड़ा ही वो इंटरेस्टेड है। तो इसके पीछे सबको समझने की ज़रूरत है। पंकज यादव भाई कहते हैं आप कर सकते हो फेसबुक पे फीचर डिसेबल ऑल एप्स। एग्जैक्टली कर ही देना चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे आप बैठते हैं, आप अपने पर्सनल चीज़ों को लिखने या बोलने या फिर अपने अपने अभिव्यक्ति के लिए आप बैठते हैं कि आप कोई इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं या आप कोई बात करना चाहते हैं, तो आपको बाकी के कोई दूसरा ऐप आकर आपकी इंफॉर्मेशन को निकाले क्यों? क्या ज़रूरत है? आपको क्या जरूरत है जानने की कि आप पिछले जमाने में किस हीरो की तरह दिखते थे, किस हीरोइन की तरह दिखती थी? क्यों, क्या जरूरत है ना? तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में जो है वो डेटा का खेल है, और डेटा के साथ ही पूरी दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से आपको समझने की जरूरत है कि हम किसी ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, एग्जैक्टली आधार भी प्राइवेसी प्रूफ नहीं है, जिसके ऊपर डिबेट कब से चल रहा है, लेकिन एक ज़बरदस्ती वाली बात है कि आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और आप बनते जाइए। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यूनिक आईडी नंबर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके पीछे जो उसका देख रेख करने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं। जो भारत के यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अपने ही देश के मरने के लिए, केरल के लोगों को बर्बाद होने के लिए जब कुछ लोग जाहिल गंवार टाइप के लोग धर्म का आड़ लेकर और किसी और उल्टे सीधे बात को कहकर मरने की दुआ कर सकते हैं, उन जाहिलों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मोटी बात यह है कि आप सब के बारे में हमें सब पता होगा, आप लोगों को बेच दिए गए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली भाईजान। मुझे तो, मैं बार बार उस फिल्म का जिक्र करता हूं जो 1983 के नाम से बनी हुई मूवी है। 1951 में किताब लिखी गई थी ये। अभी मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूं। 1983 बुक, यस, ये जो किताब लिखी गई थी 1951 में, और इस पे मूवी भी बनी थी 1983 की, किस प्रकार से आपके ऊपर बिग बॉस वाचिंग यू, ये हर जगह पे ये स्लोगन था। और ये मूवी उस समय बनाई गई थी जब लोग जानते भी नहीं थे कि डेटा क्या होता है। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपके किस प्रकार से आपके ऊपर वॉचफुल रहेगी सरकार या कोई भी अथॉरिटी। आपके हर हरकत, आपके हर काम, आपके हर चीज़ को, आप डायरी में क्या लिखते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं, हर तरीके की चीज़ों को इसने बड़े ही अच्छे तरीके से मूवी के अंदाज में बताया था। अब चूंकि पुरानी मूवी थी तो उसी हिसाब से ग्राफिक्स वगैरह भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो लोगों को जानने की जरूरत है कि किस प्रकार, अवेयर जब तक लोग नहीं होंगे बेवकूफ लोग बनते रहेंगे। मेरा मकसद बस यही कहने का है कि मेरा मकसद यहां बैठ के बीजेपी, कांग्रेस या दिस एंड दैट करने का नहीं है, लोगों को अवेयर करने का। हम सब का, मोहब्बत के दंगे परिवार के लोग या जो लोग भी वी ब्लॉगर्स हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मेरा पहला आज का टॉपिक था केरल में मदद को सरकार ने बोला था, जो केरल की सरकार है उसने एसेस किया था प्राइमरीली कि 1200 करोड़ रुपए का हमारे देश का नुकसान हुआ है राज्य का, हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएं ताकि हम लोग कुछ काम कर सके। तो भारत सरकार ने 500 करोड़ ही सिर्फ दिया। इसके अलावा विदेशों से कुछ मदद आने की बात थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है, इसमें किसी न्यूज चैनल या दूसरे न्यूज वाले का कोई इसमें हाथ नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कह रहा है कि मेरे पास कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं आया है। तो अब इस ऊपर वाले जाने की क्या इसमें कहानी है। तो जो भी मदद हो सकती है हम आम लोगों को ही मिलजुल के करना पड़ेगा। दोस्तों, मोहब्बत के दंगे परिवार से भी हमारे 2 सदस्य वहां पर जाने वाले हैं, एक ऑलरेडी मौजूद हैं वहां पर केरल में और एक बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो जो भी हमारे तरफ से थोड़ी बहुत मदद होगी वो हम लोग कर रहे हैं। और खाने का, उसके बाद दवाई का, जब पानी जैसे जैसे उतरेगा तो वहाँ पे महामारी फैलेगी, बहुत सारे बीमारियां उभरेंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पैसा ही मदद नहीं करेगा, हमें उस वक्त ज़रूरत खाने का पड़ेगा, उस समय दवा की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्किलफुल
मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो वहाँ पर जाके घर मरम्मत कर सके, बिजली मरम्मत कर सके, या जो भी टूटे फूटे चीज़ें हैं उसको ठीक कर सके। तो बस यही है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, ईद का मुबारकबाद जिसने दिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन अवेयर रहिए। आज ईद के मौका पर भी मैं आकर पॉलिटिकल चीज़ों को ही ला रहा हूँ सामने, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन अवेयर रहिए, अदरवाइज बेवकूफ़ बनने में वक्त नहीं लगेगा, और बेवकूफ़ बने अगर आप तो हम सब के नुकसान है, पूरे देश को नुकसान है। इसी पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, गुड नाइट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ईद इन इंडिया, एंड जय हिंद।